नई आर्थिक नीति किसे कहते हैं, या फिर यूँ कहें कि आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स के वीडियोस मेरे इस चैनल में आता रहेगा और अवेलेबल भी है। तो बात करते हैं नई आर्थिक नीति, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करें। 1991 से पहले जो 1951 में जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था, उस योजनाओं के माध्यम से भारत का बहुत विकास हुआ। लेकिन 1991 तक आते आते जो विकास की रफ्तार है वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी, मंद पड़ने लगी थी। यानी कि उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान। पहली बात तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐसी पॉलिसी अपना रखी थी जिसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। विदेशों के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद था, ठीक है। और एक कन्वर्स माइंड के अकॉर्डिंग जो हम जो बिजनेस करते थे, लगभग सेक्टर में गवर्नमेंट का जो अधिकार था, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा थे, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारे दोष और बहुत सारी समस्याओं का उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो 1990 की बंद के बाद जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इन समस्याओं पर ध्यान दिया, उन समस्याओं को दूर करने के लिए नई नीति अपनाई, जिसको नई आर्थिक नीति कहते हैं। नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से, यानी कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समस्याओं को दूर करने के लिए जिन नीतियों को अपनाया गया, उन नीतियों को नई आर्थिक नीति 1991 के नाम से जानते हैं, या भी यूँ कहें आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 3 बड़े सुधार किए गए, ठीक है ना। सबसे पहला है जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं का मतलब होता है प्रत्येक चीज़ों में सरकार का नियंत्रण। आपको कोई भी काम करना है, सरकार को अवगत कराते हुए, सरकार के साथ लाइसेंस लेते हुए काम करना था। उस प्रणाली को, सिस्टम को खत्म करके उसकी जगह उदारीकरण की नीति लाया गया। उदारीकरण का मतलब होता है नियमों में, लाइसेंस प्रणाली में ढील दिया जाना। यानी कि अब प्रत्येक क्षेत्र को काम करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार ने लाइसेंस लेने के लिए कुछ सेक्टर को जो है फिक्स किया। पहले 17 थे, अब उसके बाद 3 सेक्टर को छोड़ के आप किसी भी सेक्टर में जो है आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको खत्म कर दिया गया। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर निजीकरण की नीति। पहले क्या था, 90% प्रत्येक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक कंपनियां थी। अब पब्लिक कंपनियों का दायरा घटाकर उसको निजीकरण अपनाया गया। निजीकरण का मतलब पब्लिक सेक्टर को निजी व्यक्तियों के हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में धीरे धीरे हस्तांतरित किया जाने लगा। यहाँ पर निजी व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिला, उनके माध्यम से वो जो है अपने व्यापार को शुरू किया। नेक्स्ट है संरक्षणवादी प्रणाली के स्थान पर वैश्वीकरण नीति। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 1991 से पहले वो संरक्षणवादी थी। संरक्षण का वादी मतलब घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी उद्योगों के साथ उसकी कंपटीशन है बिल्कुल खत्म कर दिया था। हम ना एक्सपोर्ट कर सकते थे और ना इम्पोर्ट, ना विदेशी कंपनियों को बाहर आने की अनुमति थी, अंदर हमारे देश में आने की। इसे हम संरक्षणवादी प्रणाली कहते हैं, जिससे जो है हमारा विश्व के साथ व्यापार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कट गया। लेकिन उसके बाद 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत संरक्षणवादी प्रणाली को बंद करके वैश्वीकरण की नीति अपनाया गया, मतलब विदेशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की नीति अपनाया गया, जिससे विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, विदेशी लोग, विदेशी तकनीक बाहर आने लगी। तो ये 3 सबसे मेन जो है परिवर्तन किए गए नई आर्थिक नीति में। और इन नई आर्थिक नीति को नई आर्थिक नीति NEP 1991, या फिर इसको कहते हैं LPG नीति। LPG नीति मतलब L पर लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, P पर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और G पर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कहते हैं। या फिर इसको यू टर्न पॉलिसी भी कहते हैं। यू टर्न पॉलिसी का मतलब सरकार की जो पुरानी पॉलिसी है
उस पुरानी पॉलिसी को वापस लेते हुए उसकी जगह एक नई पॉलिसी लाना, यानी कि पुराने की जगह नई पॉलिसी लाना, इसी को हम यू टर्न पॉलिसी कहते हैं। यानी कि पूरी तरीके से पॉलिसी को बदल दिया गया। अब जब 1991 का आर्थिक सुधार लागू हो रहा था, उस समय भारत में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1991 आर्थिक सुधार के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होना चाहिए पी.वी. नरसिम्हा राव। और उस समय के वित्त मंत्री थे, आप सभी परिचित हैं इनसे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार 10 साल तक। अब बात यह है कि NAP यानी कि नई आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या थे, क्यों लागू किया, किन उद्देश्यों के साथ लागू किया गया। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इसमें सबसे पहला है अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकृत बनाना। अर्थव्यवस्था में जो हर जगह लाइसेंसिंग प्रणाली थी, कोटा प्रणाली थी, रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, गवर्नमेंट की अनुमति के कोई बिजनेस ना करना, उस सिस्टम को हटाकर उसको उदार किया गया। मतलब अब हर जगह गवर्नमेंट की लाइसेंस लेने की आवश्यकता आपको अब नहीं रही। अर्थव्यवस्था में विकास की दर को बढ़ाना। विकास की दर तभी बढ़ सकता है जब अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब उत्पादकता बढ़े, रोजगार बढ़े। अब उसमें वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी वृद्धि होगी। तो सरकार का लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को आगे लाया जाना था। नेक्स्ट है कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि। दिक्कत ये हो गई थी क्योंकि सभी सरकारी कंपनियां थी और सरकारी कंपनी में सरकारी लोग ये सोचते थे हम तो सरकारी हम काम, क्योंकि सैलरी तो मिल रही। ऐसे में लोगों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी, उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आती चल रही थी। इसको बढ़ाने का लक्ष्य भी सरकार को रखा गया। उत्पादन इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना। हमारी जो उत्पादन इकाइयाँ थी भी सरकारी थी, सरकार के संरक्षण में काम कर रही थी, किसी प्रकार का इनको प्रोत्साहन या भी प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रही थी, जैसे विदेशी कंपनियां नहीं थी, सब अपने आप चल रहा था। ऐसे में इनकी उत्पादकता क्षमता जो है धीरे धीरे घटती चली गई, क्योंकि बिना स्पर्धा के ये लोग काम कर रहे थे। तो भारत का मुक्त था प्रतिस्पर्धा लाने के लिए, और जिसके लिए वैश्वीकरण की नीति अपनाया गया। नेक्स्ट है वैश्विक संपत्ति का प्रयोग करना। अगर हम वैश्वीकरण की नीति अपनाने से क्या हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए खुल गई। वो लोग भारत में आने लगे, उनकी टेक्नोलॉजी भारत में आने लगी। यानी कि जो वैश्विक संपत्ति है, वर्ल्ड का जो टेक्निक है, वर्ल्ड के लोगों का जो बाकी लोग इस्तेमाल, वो भारत इस्तेमाल करना चाहती थी। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र में सुधार एवं आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। सबसे मेन है वित्तीय क्षेत्र में भारत में पूंजी की बड़ी कमी होने लगी थी। हर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट करना, और गवर्नमेंट कंपनियां जो है अब लाभ योग नहीं रहती। पहले तो अच्छी काम करते, उसके बाद इसमें क्योंकि जब से इसमें करप्शन आ गया, लाल फीताशाही आ गया, लोग अपने आप को गवर्नमेंट समझ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के काम करने आलसपन आ गया, तो ऐसे में वित्तीय क्षेत्र भी इसमें धीरे धीरे डाउन होती चली गई। और आधुनिकीकरण का तो बिल्कुल पूछिए मत, आधुनिकीकरण में बिल्कुल भारत जो पिछड़ गया था। ठीक है, परंपरागत किसी प्रकार की नई तकनीक का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी आवश्यक थी। राजकोषीय अनुशासन में सुधार, इसमें सबसे मेन चीज है भारत में विदेशी विनिमय कोष का भंडार धीरे धीरे लगभग खत्म होने वाला था। उस चीज में सुधार लाना भी आवश्यकता था, जिसके लिए राजकोषीय नीति संबंधी सुधार जरूरी थे। हम बात ये करते हैं कि नई आर्थिक नीति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ऐसा कौन कौन से कारण आ गए कि गवर्नमेंट को अपनी पूरी नीति को बदलना पड़ा, अपनी संरक्षणवादी नीति को, लाइसेंस नीति को हटाकर नई नीति को लाया जाना पड़ा, निजीकरण की नीति को लाना पड़ा, उदारीकरण की नीति को लाना पड़ा और वैश्वीकरण की नीति लाना पड़ा। जिसके कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि। सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता था अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उस बजट में राजकोषीय घाटा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। 1990-91 में राजकोषीय घाटा कुल बजट का 8.4% तक पहुंच गया था। यानी कि अगर 100 रुपये का बजट बनाते उसमें 8.4 रुपये का घाटा होता था। तो इतना ज़्यादा घाटा अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं था अर्थव्यवस्था का, क्योंकि घाटे की भरपाई लास्ट में किससे करना पड़ता है, ऋण लेकर, लोन लेकर, जो देश के लिए एक अलग ही तरीके का भार बढ़ाता है। दूसरा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, क्योंकि संरक्षणवादी नीति चल रही थी। भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
पूरी तरीके से बंद था। ऐसे में हमारा जो भुगतान संतुलन था वो प्रतिकूल हो गया था, नेगेटिव हो गया था, यानी कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट कम था। ऐसे में भुगतान संतुलन का नेगेटिव होने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में जो है एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी ऋण भार में उत्तरोत्तर वृद्धि। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात करते थे और विदेशों की आयात को पेमेंट करने के लिए विदेशी ऋण लेना पड़ता था। बजट घाटे की पूर्ति करने के लिए ऋण लेना पड़ता। तमाम ऋण का भार धीरे धीरे बढ़ता चल रहा था, जिसकी कमी करने की जरूरत थी और वही कमी तब हो सकती है जब हम अपनी नीतियों को बदलेंगे। मुद्रास्फीति का उच्चतम स्तर। महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चल रही थी। महंगाई बढ़ना ही जब उत्पादकता में कमी होगी। अब लोगों की आवश्यकता की लोगों की मांग को पूर्ति नहीं कर पाया, पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा है, तो ऐसे में देश में मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी और मुद्रास्फीति लगभग 80% तक, जो उस समय की सबसे ज़्यादा उच्चता 18% तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों का घाटे में जाना। प्रत्येक सार्वजनिक को छोड़ के उपक्रम लगभग जो है ये लॉस अर्निंग हो गई थी। हर तरफ लॉस ही लॉस होने लगा था। इसका प्रमुख कारण था करप्शन, लाल फीताशाही और कर्मचारियों को अपने आप को सरकारी कर्मचारी को मान के काम के, इनमें जो है लाभ कमाने के लिए बिजनेस को चलाना इनके लिए जो है अब जो है मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनके मन में ये आ गया था कि हम जो है सरकारी कर्मचारी सैलरी मिलेगा, काम करे चाहे ना करे। ऐसे में काम में ढीलापन आ गया। काम में ढीलापन हो गया तो उत्पादकता घटी। उत्पादकता घटने का नतीजा हुआ सरकारी क्रम है घाटे में चली जाने लगी। ऐसे में इनको निजीकरण की नीति अपनाकर प्रत्येक जो घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रम है या फिर जो लॉस गेनिंग है, सरकार को जो अपने जो संभाला नहीं जा रहा था उस सबको निजी खातों में देना चाहिए था, जिसके लिए नई आर्थिक नीति को लाया गया। लास्ट है विदेशी विनिमय भंडार में कमी। भारत का जो विदेशी विनिमय भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार में पहुंच गया था और इतना कम था कि उस समय अगले 2 महीने के लिए भी जो है विदेशी विनिमय भंडार का प्रयोग नहीं हो सकता। 2 महीने भी खत्म हो जाता। ऐसे में अगर विदेशी विनिमय खत्म होता, विदेशी मुद्रा कोष खत्म होता, तो विदेशी ऋण को देने के लिए हमें अपने सोने का जो केंद्रीय बैंक में सोना रिजर्व रखा जाता है उसको भी गिरवी रखना पड़ता। तो इससे बचने के लिए भारत में नई आर्थिक नीति NEP को लाया गया, जिसके माध्यम से वैश्वीकरण की नीति अपनाया गया और वैश्वीकरण नीति में विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भारत में आने लगा। तो धीरे धीरे भारतीय विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी मुद्रा का कोष बढ़ता चला गया और भारत आज विश्व के सबसे ज़्यादा विदेशी विनिमय भंडार रखने वाले देशों में आ गया है। थैंक यू।